नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है इरिटेबल बावेल सिंड्रोम यानी IBS। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे। दोस्तों, IBS यह एक क्रोनिक बावल डिसऑर्डर है, यानी यह एक पुरानी बड़े आंतों की लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। इसके नाम में ही इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इरिटेबल यानी ज़्यादा सेंसिटिव, बावेल यानी इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, सिंड्रोम यानी लक्षण का समूह, यानी बड़ी आंत सेंसिटिव होने की वजह से बड़े आंतों के लक्षण उभर के आते हैं। दोस्तों, IBS ये आज के ज़माने की एक बहुत ही कॉमन समस्या हम हमारे क्लिनिक में देख रहे हैं। IBS के कारण भी क्लियरली पता नहीं है। यह एक इडियोपैथिक डिसऑर्डर है जिसका ठोस कारण बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ट्रिगर फैक्टर या कुछ कारण देखे जाते हैं, जैसे स्ट्रेस या एंग्जाइटी। यह इसका एक मुख्य लक्षण माना जाता है या मुख्य कारण माना जाता है। दूसरा कारण है अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग। अगला एक कारण है जो फीमेल्स में ज़्यादातर के देखा जाता है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी माहवारी के हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से माहवारी के दौरान इंटेस्टिनल मोटेलिटी, आंतों की हालचाल बढ़ जाती है और यह लक्षण समूह बाहर आते हैं। दूसरा एक लक्षण है लो लेवल ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा, यानी हमारे आंतों में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाना। अगला एक कारण है बहुत दिन तक या बहुत महीनों तक, सालों तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। यह भी एक कारण देखा गया है जिससे व्यक्ति को इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो सकता है। और एक कारण है वह है कि तान तनाव भी यह मुख्य कारण इरिटेबल बावेल सिंड्रोम का माना गया है। दोस्तों, इरिटेबल बावल यह डिसीज़ मेल्स और फीमेल्स यानी पुरुष और स्त्रियों में दोनों में देखी जाती है और हर एक एज में यह बीमारी देखी जाती है। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के लक्षण क्या है। इसमें सबसे मुख्य लक्षण है कि पेशेंट को बार बार दस्त की शिकायत, यानी मोशंस को जाना पड़ता है। मोशंस करते टाइम या मोशन से पहले पेट में ज़ोरदार क्रैम्प्स या दर्द उठता है, ऐंठन उठती है। पेशेंट को कभी लूज़ मोशंस या कभी कॉन्स्टिपेशंस होता है, या बहुत से बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ही होता है या बहुत से बार लूज़ मोशन ही होते हैं। लूज़ मोशन के साथ साथ मोशन में म्यूकस या आव भी गिर सकती है। पेशेंट का पेट फूला हुआ लगता है, पेशेंट का वज़न कम होता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन काउंट भी कम होता है। पेशेंट बार बार पेट की समस्या के वजह से डिप्रेशन की ओर बढ़ता है, उसे कुछ सूझता नहीं है। कुछ भी पेशेंट खाता है या पानी भी पीता है तो पेशेंट को दस्त जाने की या मोशंस को जाने के सेंसेशन होते ही रहते हैं। दोस्तों, बहुत से बार मोशन को जाता है लेकिन मोशंस क्लियर नहीं होते हैं। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि इरिटेबल बावेल के टाइप्स कौन से हैं। मुख्यतः इसके 3 टाइप्स देखे गए हैं। पहला टाइप है IBS A, जिसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी होता है कभी या कभी डायरिया होता है। दूसरा टाइप है इरिटेबल बावेल C, इसमें पेशेंट को ज़्यादातर के कॉन्स्टिपेशन होता है। दोस्तों, तीसरा टाइप है इरिटेबल बावेल D, इसमें पेशेंट को डायरिया की शिकायत रहती है। दोस्तों,
वैसे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यह बीमारी डॉक्टर लक्षणों से ही डायग्नोस कर लेता है, लेकिन इसके डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी, गैस्ट्रोस्कोपी, CBC ऐसे कुछ टेस्ट डॉक्टर बता सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन की भी टेस्ट आपको बता सकते हैं। बहुत से बार आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराने को डॉक्टर बोल सकते हैं। दोस्तों जिन भी लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उन्होंने खाने पीने का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों ने मसाले की चीज़ें, नॉन वेज, मैदे की चीज़ें, बाहर का तले हुआ खाना कम से कम या ना ही खाए तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों ने खाने के टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा सोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों ने वेजिटेबल्स, सैलड इसका प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा खाने में रखना चाहिए। ऐसे लोगों ने स्ट्रेस के लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ की फैक्टर टू ट्रीट द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अभी हम जानते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए बेहतरीन या बेस्ट थेरापेटिक रेमेडीज़ कौन सी है दोस्तों। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी रेमेडीज़ या मेडिसिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए बताई गई है। यहाँ पे हम कुछ थेरापेटिक मेडिसिन के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, आप जब भी IBS की ट्रीटमेंट करना चाहोगे तो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, या फिर हमसे भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप घर पर देखकर ट्रीटमेंट ना लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसको ट्रीट करने के लिए समय ज़्यादा लगता है और इसमें डॉक्टर्स की ज़रूरत बहुत नेसेसरी है दोस्तों। सबसे पहली दवाई है नक्सोमिका 30। इसमें पेशेंट को मोशंस का अर्ज बहुत ज़्यादा रहता है। मोशंस को जाने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि मेरे मोशंस क्लियर नहीं हुए हैं और उसको बार बार मोशन के जाने की इच्छा होती ही रहती है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट इरिटेबल नेचर का होता है और पेशेंट्स को बहुत सारे प्रकार के व्यसन्स भी हो सकते हैं दोस्तों। अगली मेडिसिन है कार्बोवेज 30। यह मेडिसिन में पेशेंट को गैसेस बने रहते हैं, ज़्यादातर के ऊपर के पेट में गैसेस बने रहते हैं। कुछ थोड़ा भी खाए तो वो खाना गैस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ऐसे लक्षणों के समूह में कार्बोवेज 30 2 बार 4-4 गोलियां हम दे सकते हैं दोस्तों। अगली मेडिसिन है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30। यह मेडिसिन नर्वस डायरिया के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। कहीं लोगों में जाने के लिए या कोई टास्क कंप्लीट करना है, उस टाइम पेशेंट को जो स्ट्रेस आता है या नर्वसनेस आता है, उस वजह से पेशेंट को, जैसे एग्ज़ाम है तो पेशेंट को लूज मोशंस शुरू होते। ऐसे कंडीशन में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम नर्वसनेस भी कम करता है और लूज मोशन भी कम करता है। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 4-4 ग्लोबिस दिन में 2 बार या 3 बार देने से राहत होती है दोस्तों। अगली दवाई है लाइकोपोडियम 30। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को कुछ भी खाने के 1 घंटे बाद गैसेस बनते हैं। गैसेस ज़्यादातर के निचले पेट में बनते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। पेशेंट को पानी की प्यास कम रहती है और पेशेंट डोमिनेटिंग नेचर का रहता है। ऐसे लक्षण समूह में पेशेंट को लाइकोपोडियम 30 दिन में 2 बार देने से काफ़ी अच्छी राहत देखी जाती है दोस्तों। अगली दवाई है एलो 30। इस दवाई में पेशेंट सुबह उठते ही उसको तुरंत लूज मोशंस या डायरेक्ट या मोशंस का अर्ज आता है और उसको तुरंत जाना पड़ता है। साथ ही साथ स्टूल में म्यूकस रहता है और साथ ही साथ पेशेंट को पाइल्स के भी लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों। ऐसे लक्षण समूह में एलो एक बेहतरीन दवाई है। ये दवाई 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार देने से अच्छी राहत देखी जाती है दोस्तों। अगली दवाई है पल्सेटिला 30। यह दवाई फैटी फूड्स खाने से पेशेंट को डायरिया की शिकायत होती है और पेशेंट का हाजमा बिगड़ जाता है और पेशेंट गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती है, ठंडी हवा में अच्छा लगता है और वीपिंग डिस्पोजिशन का पेशेंट रहता है। ऐसे लक्षण समूह में पल्सेटिला 30 सुबह शाम 2 बार देने से बहुत ही अच्छी राहत देखी जाती है दोस्तों। अगली दवाई है एल्यूमिना 30। यह दवाई कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है होम्योपैथी में, जिसमें पेशेंट को स्टूल की अर्ज बहुत ही कम आती है। शुरुआत में स्टूल सख्त रहती है, बाद में लूज़ हो जाती है, पेशेंट की स्किन ड्राई रहती है। ऐसे लक्षण समूह में एल्यूमिना 30 यह एक उचित दवाई है जिससे बहुत ही अच्छी राहत देखी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ हम यहाँ पे
एक मदर टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टेसिस सी। यह मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 2 या 3 बार देने से आंतों की इरिटेबिलिटी कम होती है, आंतों की सूजन भी कम होती है और पेशेंट्स को लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन ये दोनों अगर शिकायत है तो जो अभी दवाई मैंने अभी बताई है आपको, उन दवाइयों के साथ यह मदर टिंचर हम साथ ही साथ देके बहुत ही अच्छी राहत पेशेंट को दे सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।